हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 में जो पूछे गए हैं। ठीक है, सो आप इसको अटेंड करिए अच्छे से, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, ये 2 PM का जो क्लास रहता है, इसमें एमसीक्यू क्लास रहता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर होते हैं। ठीक है, जो भी कंसेप्ट आपके रहते हैं ना, जो भी कंफ्यूजन आपको रहता है ना, जो भी आपको पूछा गया है पिछले बार, तो वो कंसेप्ट हम क्लियर आपको करते हैं थ्रू दिस एमसीक्यू क्लास। ओके, आपको कल कोई टेंशन ही नहीं रहता है ना, कल कोई परेशानी नहीं रहेगी कि यानी कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं यहाँ पे इस एमसीक्यू क्लास में कि कहने किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। आप इसको अच्छे से अटेंड करिए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं कि कल क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। तो आपको अगर आपको पहले ही पता होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इस एमसीक्यू क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, ये है कुछ और क्लासेस जो प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, इनको भी आप अटेंड करिएगा, इनको भी मिस मत करिएगा, इनसे भी आप लाभ लीजिए। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट PYQs ऑफ 2021। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2021 में पूछे गए हैं, डिफरेंट सेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यानी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ गए हैं। उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप अच्छे से अटेंड कर लोगे इसको। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और खुद भी लाइक करो। और जो शेयर करेगा, लाइक भी करेगा, उसके बाद वो थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ओके, तो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आर यू रेडी? अगर आपने शेयर किया है, लाइक भी किया है, देन यू गिव थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। लेट्स बिगिन देन। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके सीखने पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। देखो, ये वाले क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आते हैं, है ना, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले आ गया आपको, है ना, स्क्रीन पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। वेब ब्राउजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिट्रीव्स एंड डिस्प्लेज वेब पेजेस। एक वेब ब्राउजर ऐसा होता है जो आपके सामने ला के देता है क्या, डिफरेंट वेब पेज। ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सर्च इंजन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट। सर्च इंजन एक स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट होती है जो हमें हेल्प करता है ना, लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड वेब पेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। तो हम वेब पेजेस को निकाल के लाते हैं ना थ्रू अदर वेबसाइट से। ठीक है, थ्रू सर्च इंजन। यहाँ पे आपको बताना है कि यानी अगर दोनों करेक्ट है तो ए आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो बी आएगा। अगर मैंने स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो सी आएगा। अगर एक फॉल्स है ना, सेकंड ट्रू है तो डी आएगा। सब आंसर कर लो। बेल बजेगी 1 मिनट के बाद। ठीक है, आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है।
यानी एक वेब ब्राउज़र है ना, ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो हमारे सामने ला के देता है डिफरेंट वेब पेजेस, और दूसरा सर्च इंजन जो है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट है ना, जो हमारे सामने भी लाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है। सो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे, इनमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। ए, सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर, चीपर एंड लेस वोलेटाइल देन प्राइमरी स्टोरेज। बी, टैप ड्राइवर्स आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज। सी, द कंटेंट्स ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ रैम आर वोलेटाइल thus making them unsuitable for longer लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। सो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। ए है ए एंड बी ऑनली, बी है बी एंड सी ऑनली, सी है ए एंड सी ऑनली, डी है ए बी एंड सी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड कौन सा ट्रू है, ठीक है। 221 के क्वेश्चंस है, आप पहले से अटेंड कर लो क्लास, आपको पहले ही पता चलेगा, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, ए एंड सी ऑनली, ए और सी है ना। किसके रिलेटेड बताना है हमें? कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड। यानी सेकेंडरी स्टोरेज वो स्लोअर होती है, चीपर होती है ना, लेस वोलेटाइल होती है देन प्राइमरी स्टोरेज। और सी क्या है? जो कंटेंट होता है ना वो रैम की शक्ल में होता है ना, जैसे वोलेटाइल होती है ना, तो अभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटेल प्रोसेसर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, पहले कम किसके, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड बतानी है, बट आपको ये बताने इंटेल प्रोसेसर्स के बताने, ठीक है। ए है 8486, बी है 8085, सी है डुअल कोर, डी है पेंटियम थर्ड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ये डिफरेंट प्रोसेसर्स का नाम है। अब बताना आपको स्पीड में कैसा कौन सा अच्छा है, ठीक है। पहले बताना है कौन सा कम है, उसके बाद अच्छा कौन सा, उसके बाद उससे अच्छा कौन है, उसके बाद उससे अच्छा कौन है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कोड चूज करना है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी ए डी सी। बी क्या है? 8085, ए है 8486, डी है पेंटियम थर्ड, सी है डुअल कोर। इन्हें सबसे ज़्यादा डुअल कोर को होता है यानी स्पीड, ठीक है। सबसे कम किसको होता है? 8085, उसके बाद 8486 यानी जो नंबर दिया गया है इनका, उसके बाद पेंटियम, लास्ट पे डुअल कोर का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च जेन्युइननेस इज टू बी वोचेड, हेंस द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स जर्मेन, ठीक है। सो इस तरह स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? सो आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो गए। देखते हैं इस, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एट एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च जेन्युइननेस इज टू बी वोचेड, यानी हर एक स्टेप जो भी रिसर्च का होता है उसको हम उसकी जेन्युइननेस जो होती है ना, जो रिसर्च जो स्टडी होती है, तो उसको हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है।
अपने एक्सपीरियंस से वोटेड मीन्स कंफर्म करना। एंड द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स जर्मेन। तो यानी जो ये हम इसमें बोलते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स जो होगी वो रिलेवेंट तो होगी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हमने कंसिडर किया होता है। जर्मेन मीन्स कि यानी रिलेवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन जो होगा। तो इसी तरह यह है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? ICT एप्लीकेशन रिसर्च इज सपोर्टिव एंड फैसिलिटेट रादर देन मैंडेटरी एंड एब्सोल्यूट। ICT एप्लीकेशन जो रिसर्च में होती है ना, वो बहुत सपोर्टिव रहती है और हमें वो देती है, फैसिलिटेट करती है कुछ फैसिलिटीज़ रादर देन मैंडेटरी एंड एब्सोल्यूट। यानी मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है बट हमें वो फैसिलिटेट करता है, कुछ सपोर्ट करता है, ठीक है, ICT एप्लीकेशन। सो मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी। ये कल भी था एक क्वेश्चन, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। सो ए पार्ट इज द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, दोनों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि इन्हें हम देखते हैं कि इन्हें जो रिसर्च की जेन्युइननेस वो मतलब हम कंफर्म करते हैं उसको अपने एक्सपीरियंस से, वो मीन्स कंफर्म करते हैं एक्सपीरियंस से। इस तरह हम उसको देखते हैं कि जिसको हमने कंसिडर किया है कि उसके रिलेटेड है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पहला तो ये करेक्ट है। इसी तरह ICT एप्लीकेशन जो है ये हमें सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है ना, बट मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं नेसेसरी, है ना, नेसेसरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। तो दोनों करेक्ट है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ए है माउस, कीबोर्ड एंड प्लॉटर ऑल इनपुट डिवाइसेस। बी है यूनिक्स, विंडोज एंड लिनक्स आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सी है रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर ऑल मेमोरी मॉड्यूल्स। डी है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर और ऑल आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है ए एंड बी ऑनली, बी है ए एंड डी ऑनली, सी है सी एंड डी ऑनली, डी है बी एंड सी ऑनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी ऑनली। इसका टाइम ऑलरेडी हो गया है, मैंने जो मैं पढ़ता भी हूँ है ना, वो भी टाइम इसी के साथ चला जाता है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट, बी एंड सी ऑनली। बी क्या, यूनिक्स, विंडोज एंड लिनक्स आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। सी क्या है, रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क ऑल मेमोरी मॉड्यूल्स, ये सारे मेमोरी है। रजिस्टर भी, कैश मेमोरी भी और हार्ड डिस्क भी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। बस, रिंग, सिटार एंड मैश आर ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। यानी बस नेटवर्क प्रोटोकॉल, रिंग प्रोटोकॉल, है ना, ऐसे सिटार प्रोटोकॉल, मैश प्रोटोकॉल। सो ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट ट्रांसमिटेड डेटा और शॉर्ट डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेट 30 फीट इज नोन एज ब्लूटूथ। एक शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो ट्रांसमिट करता है डेटा, इन्हें एक्सचेंज करता है डेटा को, ट्रांसफर करता है डेटा को। और शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम डिस्टेंस में कितने फीट का डिस्टेंस होता है? 30 फीट का, तो उसको ब्लूटूथ बोलते हैं। क्या ये सही है? अगर दोनों सही है तो ट्रू ए आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो बी आएगा। अगर एक ट्रू है तो अगर ये है एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो सी आएगा। अगर एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा तब डी आएगा। ओके, सो अब सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम बचा हुआ है।
सो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फर्स्ट फॉल्स है ना। इसको चेक करते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, मुझे लग रहा है ये गलत हो गया है। ये आईसीटी से है ना, तो मैं थोड़ा चेक करता हूँ। आई थिंक ये गलत हो गया है। देखो हाँ, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। इन्हें ये टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स नहीं है। ये रिंग बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है, ये अलग होते हैं, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है, सो इसका डी पार्ट वो जो करेक्ट आएगा, ठीक है। सो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये टोपोलॉजीज होते हैं, नेटवर्क के टोपोलॉजीज होते हैं, ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 भी इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। In agricultural regions, groundwater can have significant concentrations of which pollutant? अगर हम एग्रीकल्चर रीजन की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर जो होते हैं, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन होते हैं किस पोल्यूटेंट की? ए कैडमियम, बी ए लेड, सी ए नाइट्रेट, डी ए सेलेनियम। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इन एग्रीकल्चर रीजन्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है उसमें एक कंसंट्रेशन होती है, किस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। सो वो बताना आपको। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे इस क्वेश्चन पे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, सी पर क्या नाइट्रेट, ठीक है। सो इस एग्रीकल्चर रीजन की अगर हम बात करें, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है नाइट्रेट, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द एब्रीवेशन NMSHE इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर, यानी जो क्लाइमेट एक्शन प्लान में एक टर्म है NMSHE, तो उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए है नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी, बी है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सी है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हाइड्रोजन एनर्जी, डी है नेशनल मिशन ऑन सर्वे ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। चलो सब आंसर कर लो आप। NMSHE की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये एक एब्रीविएशन है, एक्रोनियम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन ही है, अगर आपने पढ़ा अच्छे से आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, S फॉर सस्टेनिंग, H फॉर हिमालयन, E फॉर इकोसिस्टम, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। यूट्रोफिकेशन इन ए वाटर बॉडी लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यूट्रोफिकेशन से क्या होता है? ब्लूम ऑफ एल्गे, बी है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सी है इंक्रीज इन टर्बिडिटी एंड ऑर्डर ऑफ द वाटर बॉडी, डी है डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ, ये डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आपको कोड भी चूज करना है। ए है A, B एंड C ओनली, बी है A, C एंड D ओनली, सी है B, C एंड D ओनली, डी है C, D एंड E ओनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
देखो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि यानी जब मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे किसी लैक में, किसी वाटर बॉडी में अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी एक्सेसिव रिचनेस होगी उनकी, ठीक है, तो उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, यानी उससे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज करेक्ट, ए सी एंड डी ऑनली। ए है ब्लो अप एल्गे, यानी एल्गे ज़्यादा होंगे, है ना। तो सी क्या है, इंक्रीज इन टर्बिडिटी एंड ऑर्डर ऑफ द वाटर बॉडी, यानी जो वाटर बॉडी होगी उसमें वो होगा ज़्यादा, ठीक है। हाँ, डी है डिफिकल्टी सस्टेनिंग नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ, तो उसमें ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो होगी, है ना, सो वो उसमें मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। सो उसमें वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो इंसेक्ट्स है ना, सो वो जिंदा नहीं रह सकते हैं ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगी, तो तब ये नहीं हो सकता है सब। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगरी द ट्रैश कंसिस्ट ऑफ, यानी जो वेस्ट कंपोनेंट है यानी इसको कैटेगराइज किया गया कैटेगरी ट्रैश में, तो वो उसमें क्या क्या होता है। ए पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, बी है एनिमल वेस्ट, सी है इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, डी है वेजिटेबल वेस्ट, डी ई है वुड। तो यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है ए एंड ई ऑनली, बी है ए सी एंड ई ऑनली, सी है ए सी डी एंड ई ऑनली, डी है ए बी डी एंड ई ऑनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ट्रैश में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, सो ये बताना आपको। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज करेक्ट, ए एंड ए ओनली। ए में कहते हैं पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, ठीक है, और ई क्या है, वुड। ये दो आते हैं किसमें, ट्रैश में, ठीक है। हाँ, सो वेस्ट मटेरियल जो इसको ट्रैश में कैटेगराइज किया जाता है, तो उसको उसमें दो ही आते हैं पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स और वुड। सो ये दो आते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर। देखो कैसे डिफिकल्टी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी है। ए है ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इज एसेंशियली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर फ्लैट प्लेट जो है ये काम करता है किस पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। इस प्रिंसिपल पे स्टेटमेंट सेकंड कहता है ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट रेडिएट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी जो ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट होता है उससे निकल के आते हैं IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस, ओके। सो यहाँ पे आपको आंसर करना है ए है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, दोनों ट्रू है। बी है अगर दोनों फॉल्स होंगे तो बी आएगा, अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो सी आएगा, अगर एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा तो डी आएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, ठीक है। यानी सोलर प्लेट फ्लैट कलेक्टर जो होते हैं, ठीक है,
तो ये किस पे काम करता है, यानी किस प्रिंसिपल से, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रिंसिपल जो है उसी से काम करता है। सेकंड क्या है, जो ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट है उससे वो क्या करता है ना, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रेडिएट करता है आपस में, है ना। सो इनको एब्जॉर्ब करता है ना। सो ये ध्यान में रखना आप। सो दोनों करेक्ट है। सो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। इंडियाज नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी डेट्स बैक टू, यानी इंडियन नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी कब वापस आ गई है दोबारा, ठीक है, ट्रैक पे। ए है 1894, बी है 1952, सी है 1988, डी है 1994। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी इंडिया नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी कब वापस आ गई है, तो आपको आंसर करना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट का 1894। सो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो इंडिया नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये वापस यानी इसका सेटबैक हुआ है, ठीक है, 1895 में, ठीक है। सो इसको वापस लाया गया है ये 1894, सॉरी 1894 में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये वजूद में कब आ गया है। ए है 1985, बी है 1992, सी है 2000, डी है 2005। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कब वजूद में आ गई, ये बताना आपको, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये जो इसकी एग्जिस्टेंस जो हुई है वो 2005 से हुई है, यानी ये वजूद में आ गया है 2005 में। ओके, सो ध्यान में रखना आप, 2005 इज द करेक्ट डेट। तो चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी जो आपके सिलेबस में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was the result of India's commitment, यानी ये इंडिया का कमिटमेंट था to take appropriate action for the protection and improvement of environment at the, यानी कि हमें क्या करना है कि जो एनवायरमेंट है इसको प्रोटेक्शन और इम्प्रूव करना है ना। सो कहाँ पे, ए है 1985 वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बी है कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन 1983, सी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज 1975 साइट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप पहले आप समझो, उसके बाद आप आंसर कर लो। हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम दिया गया है, समझने के बाद आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डीपार। डीपार क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है किसका रिजल्ट है, ठीक है। इंडियाज कमिटमेंट किस पे था कि यानी हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है एनवायरमेंट को। कहाँ पे? ये कहाँ पे बोला गया है? ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट पे जो हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसका से डी आएगा इसका, ठीक है। सो क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, आप आंसर कर लो सब। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन ए क्या कहता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मीरू जिसको बोलते हैं। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक रिकमेंडेशन है, यानी हम सेटअप करेंगे एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मीरू। रीज़न क्या है कि मीरू जो है इसका एम है हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अटेन करना, हासिल करना इन क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन ए का। बी है दोनों ट्रू है बट रीज़न जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है ए है ट्रू तो दूसरा रीज़न जो फॉल्स होगा। डी है ए फॉल्स होगा तो और ट्रू होगा। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी दोनों करेक्ट है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, है ना। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये रिकमेंडेशन है कि हम मीरू को अटेन मतलब सेटअप कर लेंगे, बना लेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी बना लेंगे, ठीक है। सो इसी तरह रीज़न क्या है कि मीरू का अटेन करना कि इसका एम मेन मकसद क्या है कि यानी हमें क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन देना है, ठीक है। सो ये मीरू का मतलब एक एम है। सो ठीक है, सो ये भी करेक्ट है बट ये इसके साथ रिलेटेड यहाँ पे अलग है। यहाँ पे अलग नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रिकमेंडेशन क्या है कि हम मीरू को डेवलप कर लेंगे, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी को डेवलप कर लेंगे। सो रीजन अलग कहता है बट दोनों करेक्ट है बट रीजन जो है वो डिफरेंट है देन असर्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट, इसलिए बी आएगा। सो चलते हो क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। In context of higher education, Honorable Supreme Court directed which of the following national body organization to frame and prescribe a course in environment education। यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सी हायर एजुकेशन, यानी अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि यानी कौन सी नेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करेगी, है ना, एनवायरमेंट एजुकेशन पे कोर्स। तो वो कौन सी है? ए है यूजीसी, बी है एनसीटी, सी है एनसीईआरटी, डी है एआईसीटीई। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी कौन सी ऐसी बॉडी है जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो फ्रेम करेगी एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एक कोर्स, ठीक है। हाँ, ये कौन सी रिकमेंड करेगी, ठीक है। ए है यूजीसी, बी है एनसीटी, सी है एनसीईआरटी, डी है एआईसीटीई। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट के यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन
ओके, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसका मतलब ये डायरेक्ट करेगा, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेम करेगा एक एनवायरमेंटल एजुकेशन कोर्स, ओके, फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड। वो सैटेलाइट आपको बताना है जिससे मतलब ट्रांसमिट होती है, यानी एक्सचेंज करते हैं हम या टेलीकास्ट करते हैं इन्हें स्वयं प्रभा पे, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो ए है एजुसैट सैटेलाइट, बी है जीसैट 15 सैटेलाइट, सी है जीसैट 3 सैटेलाइट, डी है SPEDU 15 सैटेलाइट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। वो कौन सा सैटेलाइट है जो इस्तेमाल किया जाता है ना, स्वयं प्रभा पे टेलीकास्ट करने के लिए या उस पर ट्रांसमिशन करने के लिए, तो वो कौन सा सैटेलाइट है ये आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। देखो इधर उधर की बातें आप मत कर लो, ठीक है, आपको खाली क्वेश्चन से फोकस करना है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हो, आपको कितना पढ़ना है और, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आ जाता है, किसी के 20 में से 16 ठीक होते हैं, ठीक है, किसी को 20 में से 18 ठीक होते हैं, बट ऑनेस्टली अगर ऐसा स्कोर आ जाएगा, ठीक है, सो दैट मीन्स यू आर इन फॉर JRF, ठीक है, तो आपका JRF जरूर हो जाएगा अगर इतने आपके क्वेश्चंस ठीक होते हैं। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बी पार्ट क्या है, जीसैट 15 सैटेलाइट जो है ये वो सैटेलाइट है जिससे ट्रांसमिशन और टेलीकास्ट हो जाता है स्वयं प्रभा पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। विच मीन द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एंशिएंट वैदिक एजुकेशन। एंशिएंट वैदिक एजुकेशन का फीचर कौन सा है। इक्वालिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। बी एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सी नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग आउट फॉल्सहुड। डी एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है एंशिएंट वैदिक एजुकेशन का फीचर आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है कौन सा है। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट का एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो एंशिएंट वैदिक एजुकेशन का एक फीचर है कि हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस को एनरिच करना है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो आप, ओके। सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पोस्ट वैदिक एजुकेशन। पोस्ट वैदिक एजुकेशन का हमें फीचर बताना आपको कौन सा है। सो ए है इक्वालिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। बी एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सी है नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग आउट फॉल्सहुड। डी है एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट, नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग आउट फॉल्सहुड, यानी जो एजुकेशन हासिल करेगा, ठीक है, सो उसमें जो फॉल्सहुड होती है, झूठपन होता है, ठीक है,
हाँ, तो वो वहाँ पे मतलब वाइप आउट हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा उसमें से, अगर वो एजुकेशन हासिल करेगा। ठीक है, एजुकेशन से उसको पता चलेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो ये पोस्ट वैदिक एजुकेशन का एक फीचर, ठीक है, कि नॉलेज जो जिसके पास होगी वो झूठ नहीं बोलेगा, है ना। हाँ, तो ये उसमें दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हैबिट यानी झूठ बोलना, बाकी चीज़ें जो होती हैं, है ना, फॉल्सहुड, किसी को झूठ बोल बताना, ठीक है। सो ये सारा उसमें दूर हो जाएगा ड्यू टू नॉलेज। सो ये पोस्ट बेसिक एजुकेशन का फीचर है एक। तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। 21 क्वेश्चन होंगे टोटल आज। सो यहाँ पे बताना आपको ब्राह्मणिक एजुकेशन का यहाँ पे फीचर कौन सा है। सो ये आप पढ़ लो क्वेश्चन और आंसर कर लो। ब्राह्मणिक एजुकेशन का यहाँ पे बताना है आपको फीचर कौन सा है। ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम का एक फीचर बताना है, वो कौन सा फीचर है। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट का एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी ब्राह्मणिक एजुकेशन का एक फीचर है वो है कि यानी कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना। यानी एक बंदा जब एजुकेशन हासिल करेगा तो उसमें एक कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना, जो एजुकेशन के मेन मीनिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग। ठीक है, सो सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, सो उसमें एक अपने आप को फील होना चाहिए कि नहीं मुझे सुधारना है ना, कि यानी एक अपने स्पिरिट, अपने सोल को ठीक करना है। ठीक है, सो ड्यू टू एजुकेशन। सो ये सारा जो एक मेन फीचर है ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which among the following is a feature of Buddhist system of education? बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसका फीचर आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। देखो, आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसका एक फीचर आपको बताना है। ठीक है, ये तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। आज 21 क्वेश्चन होंगे, है ना, 21 के 21 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका भी आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इक्वालिटी वाज अ फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, यानी इक्वालिटी जो है ये है फाउंडेशन किसके, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में। यानी स्टूडेंट और टीचर में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। टीचर जो क्या करता है कि उसको सबों को एक ही नज़र से देखना है, जितने स्टूडेंट्स है उनको एक ही नज़र से देखना है। तो ये है बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन का एक फीचर। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, इक्वालिटी जो है वो किसका है, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 21 MCQs। ठीक है, सो इसको आप मिस मत करिएगा, डेली इसको अटेंड करिए, 2 PM होता है। ठीक है, 2021 के क्वेश्चन से जिन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया है वो लाइक कर लो, लाइक करके जाओ। ठीक है, सो ये है कुछ और क्लासेस। ठीक है, सो इनको भी आप मिस मत करिएगा, यहाँ से भी इनको भी आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। सो आपका फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो उससे हमें मोटिवेशन आ जाती है जब आप फीडबैक अच्छा फीडबैक देते हो। ठीक है, सो आपका फीडबैक ज़रूरी है। ठीक है, सो मैं मतलब यही आशा करूँगा कि यानी आप फीडबैक दे दोगे, सब फीडबैक दे दो। ठीक है, मुझे पता है कौन कौन फीडबैक करता है, कल मैं उनका नाम भी ले लूँगा जो फीडबैक करते हैं। ठीक है, यस, सो आप फीडबैक कर लो, ये अपना फीडबैक दे दो रिलेटेड टू MCQ सीरीज।
सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।